तो चलिए आगे चलते हैं, ज्योग्राफी का शुरू करते हैं, इसे पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ मॉक टेस्ट, ज्यादा डिटेल ज्यादा जानकारी जानना है तो आप जाइए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप समझिए, आपके सामने 50 क्वेश्चन है और सिर्फ मॉक टेस्ट है सामने, तो कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी का। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? बताइएगा, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे वो सही लगाएंगे, 3 जनवरी। अब पता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को 3 जनवरी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पढ़े होंगे ये सब शब्द, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िएगा। आगे सवाल है दूसरा प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी पड़े कब? 3 जनवरी। तो न्यूनतम दूरी कब पड़े? 3 जनवरी। तो अधिकतम दूरी कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी। और 4 जुलाई की अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। ऊपर क्या था? उपसौर था, ये अपसौर कहलाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो देखिए इकाई में नापने की बात हो ना तो पार्शिक आंसर सही होता है, लेकिन पार्शिक तो ऑप्शन में है नहीं, तो पार्शिक का जगह पे क्या होगा? प्रकाश वर्ष। ये भी सही तो है, दूरी मापता है प्रकाश वर्ष, ये क्लियर। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है संपन्न होती है, तो कहां मौसमी घटनाएं संपन्न होती है? तो जैसे ही मौसमी घटनाएं की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्षोमंडल लगाएंगे। क्षोमंडल का कभी कभी क्या करता है, इंग्लिश शब्द दे देता है, तो ट्रोपोस्फियर टिक लगा दीजिएगा और सही आंसर हो जाएगा, है ना। पांचवा प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो और कोई नहीं करेगा, ओजोन गैस करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नो बकवास। डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहां होती है? तो डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहां होती है, बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बता देते हैं कि जैसे ही डोल ड्रम की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के निकट टिक जो लगाएंगे वो सही टिक लगाएंगे। और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के जो निकट जो टिक लगाए हैं वो कितना होता है? दोनों तरफ से 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। कहां? भूमध्य रेखा के निकट, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा जानकारी बाद में। सातवां प्रश्न, फेरल का नियम किस से संबंधित है? लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी तो खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है वन लाइनर, तो सिर्फ इसलिए शुरू कर दिया हूं मॉक टेस्ट। और 10 है तो समझिए फटाफट खत्म। तो फेरल का नियम बताइए किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम पवनों की दिशाओं से संबंधित है, पवनों की वेग से नहीं, पवनों की दिशाओं से संबंधित है। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टोर्नेडो क्या होता है? बवंडर को कहते हैं, ठीक है। तो टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? तो टोर्नेडो जो है एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र माना जाता है, याद रखेंगे, ऐसे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नो एक्सप्लेन हो रहा है, सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पछाव शब्द से बताइए क्या तात्पर्य है। 50 क्वेश्चन है टोटल, बताएंगे। तो पछाव शब्द का नाम सुने होंगे, तो पछाव शब्द का नाम ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एक ऊंचा बादल होता है पछाव, ठीक है। नेट पे सर्च मारिए, देखिएगा, दिखेगा बादल जैसा। 10वां प्रश्न क्या है कि समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं NaCl पाया जाता है, समझ गए? क्या पाया जाता है? NaCl। तो NaCl कौन है? ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड है, समझ गए? ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दे दिया मैंने। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न बताइए क्या होगा। तो 11वां प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठंडा है कि गर्म है? आगे तो ये जान लीजिए। तो अगर जो जानते हैं कि ठंडा है तो वो गलत है, गर्म है तो वो सही है। तो याद रखिएगा अंध महासागर की एक गर्म धारा है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप चले जाइए, पढ़ा चुके हैं हम इसके बारे में। 12वां प्रश्न है, ये सब तो एकदम पढ़ा चुके हैं। हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी है? बताइए कौन सी है हिंद महासागर की गर्म धारा? 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी अगुल हास धारा जो है गर्म धारा है हिंद महासागर का। चलिएगा 13वां प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। 13वां प्रश्न बताइए लाल सागर एक उदाहरण दीजिए। लाल सागर एक क्या है? खाली जगह को भरिए, इस जगह को भरिए, बताइए क्या होगा। तो लाल सागर एक क्या है?
बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिए भ्रंश संरचना है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? भ्रंश संरचना का। 14 प्रश्न क्या है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह है चट्टानों से होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे दिए होंगे। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है। याद किया, दोनों चट्टानों से होती है। आगे चलेंगे। 15वां प्रश्न है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? कौन सी ऐसी चट्टान है जो कि जैविक चट्टान में आता है? बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी कोयला जो है आपका जैविक चट्टान में आता है। चलिएगा 16वां प्रश्न की बात करेंगे। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताइएगा गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताएंगे। 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जलोढ़। याद रखिएगा जलोढ़। प्रश्न है उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा झंझा मतलब तड़ित मतलब बिजली चमकने जैसे चमकता है ना, याद रखिएगा झंझा एक ही समय पर होता है और मिलने वाली रेखा कहा जाता है, तो उसे कहते हैं आइसोब्रोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्रोंट कहते हैं। तो इसी को तड़ित झंझार तूफान उफान हो गया, बिजली के चमकना हो गया, हवा तेज हो जाना, बारिश तेज हो जाना, तो इस तरह की बात को ही तड़ित झंझार कहते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मॉक टेस्ट में बोर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न बताइए। आइसोबात रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है, तो किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो गहराई को दर्शाने के लिए। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो बिली विली से क्या तात्पर्य है? तो बिली विली का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य बताइए। बताएंगे। तो 19वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए वो सही देंगे। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं बिली विली, जो कि ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मौसम जो पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा इसके बारे में भी। रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर ऐसे बोलते हैं, रिएक्टर बोला जाता है। मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिएक्टर से किसका मापक जो है, रिएक्टर जो मापक है उससे किसका मापन करते हैं? बता सकते हैं। तो हाँ 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी भूकंप रिएक्टर स्केल। सुने है ना, उसी को कर दिया है। 21वां प्रश्न की बात करें। अधिकतर भारतीयों का संबंध बताइएगा समूह से है, किस समूह से है? अधिकतर जो भारतीय हैं उनका संबंध किससे है सबसे ज्यादा? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कॉकशायर्ड, याद रखिएगा कॉकशायर्ड से है। 22वां प्रश्न है अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। 22वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी अमेरिंद, अमीन ऐसे बोलते हैं, अमेरिंद बोला जाता है। ठीक है। 30वां प्रश्न है कि चावल किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल जो है किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण फसल है? बता सकते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मानसून का है। याद रखेंगे, ये सब पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगा। ठीक है। 24वां प्रश्न है कौन सा क्षेत्र रसदार फलों मतलब नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? बताइएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय से संबंधित है। ठीक है। चलिएगा 25वां प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा है? ये कल ही वीडियो ये मैं बताया था, इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा शीतोष्ण प्रदेश है। मैं बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको नहीं मिल रहा हो या आप चाहते हैं महामैराथन के रूप में वीडियो, तो आपको जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको सारा मिल जाएगा। हर तरीके से वीडियो बना के दिया हुआ है आपको। एक बार भी ही चाहते हैं तो वो भी मिला हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक चाहते हैं वो भी वीडियो बना हुआ है। तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और सारा चेक कर लीजिए, आपको हर टॉपिक का हो चुका है। ज्योग्राफी सिर्फ लास्ट है और एक केमिस्ट्री, उसके बाद जो भी है विविध प्रश्न करवाएंगे, जो कि डांस हो गया, खेल हो गया, जिससे वन लाइनर और मॉक टेस्ट दोनों हो सकेगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, जाइए और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट जो है वीडियो दिया हुआ है अभी के लिए। 26 क्वेश्चन नंबर है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है, आप जानते हैं। और ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ ये 23 और 24 का जो है, याद रखिएगा 23 और 24 का है। ठीक है। 23 और 24 ज्यादातर मानिए कि 22 और 23 माना जाता है। ठीक है। ऐसे बुक तो दिया हुआ है 23 और 24। अगला जो मैं लाने वाला हूँ 24-25, इसका जो है पब्लिकेशन जो लाने वाला हूँ नया एडिशन, इसका 24-25 लाऊंगा। जल्द ऑर्डर कर चुका हूँ, बस आने वाला है। 27वां प्रश्न है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताइएगा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताएंगे। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए चीन है। मूंगफली में भी चीन ही है, आपका तंबाकू में चीन है,
ठीक है, आगे चलिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर है कि लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा कहाँ उत्पादन होगा? ये सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यूएस में होता है। ठीक है, ये सब कपास के मामले में अगर देखा जाए ना तो यूएस चले जाइए। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत संसार में खाली जगह है का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा उत्पादक है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी होगा, मक्खन तथा घी होगा। 30 प्रश्न क्या है कि संसार में 30 प्रश्न है, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है बताइएगा? सबसे बड़ा उत्पादक देश। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए है चीन है। ठीक है, क्या है? चीन है। अब जानते हैं 31वां प्रश्न क्या है कि संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए 31 का। तो ऑप्शन नंबर ए यूएस है। ठीक है, आगे चलिएगा। आपका 32 क्वेश्चन नंबर है, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक बताइए सीमेंट में। ठीक है, 32 का तो ऑप्शन नंबर सी यूएससी लगाइएगा। ठीक है, 31 का भी क्या लगाए? गंधक के मामले में यूएस है, आप जानते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 33 है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो यूएस में ही होता है। देख रहे हैं? चलिए, आपका 34 क्वेश्चन नंबर है कि किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी क्यूबा को कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 35 क्वेश्चन नंबर है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। करीबा बांध ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजिया में है। ठीक है, जाम्बेजिया बोला जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइएगा 36 का? तो ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आगे चलेंगे। 37वां प्रश्न है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु जो है कौन सा है बताइएगा? कितने अक्षांश पे है बताएंगे? बताइएगा। 37 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है ना। आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये सब मैं करवा चुका हूँ ऑनलाइनर में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है बताइएगा? 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व में। 39 क्वेश्चन नंबर बताइए, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू जो है बताइएगा किस श्रेणी में आता है? बताइएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिए काराकोरम श्रेणी में आता है। 40 प्रश्न, बस 10 क्वेश्चन और खत्म। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है, किसको कहा जाता है रहेगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है, मतलब दक्षिणी द्वीप समूह को कहा जाता है मिनिकॉय, सॉरी। चलिएगा। 41 क्वेश्चन नंबर है, तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? बताइएगा किसका है? तिस्ता जो है किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है बताएंगे 41 का? तो आप बताइए ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा लगाइएगा। 42 क्वेश्चन नंबर है कि सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बहती है। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर बताइए, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो किस क्षेत्र में पहुंचता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में पहुंचता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ती है? तो दरारें जो पड़ती है वो बताइए क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाइए और मेरे ऑनलाइन को देख सकते हैं। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो ये काली मिट्टी। 46 का बात करते हैं, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है बताइएगा? रूट नॉट बताएंगे ऑप्शन नंबर बी टमाटर। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर बताइए, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है बताएंगे? तो बताइए ऑप्शन नंबर बी रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर बताइए, ब्लैक आर्म बताएंगे, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है बताइएगा? इस ऑप्शन के जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कपास। 49 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए चावल। ठीक है, दे रहे हैं ना मॉक टेस्ट, याद रखिएगा। कैसा लगा ये बताइएगा, कितना सही हुआ ये बताइएगा। ठीक है, समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है बताइएगा? तो 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी बाजरा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 जो कि ज्योग्राफी का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं बता सकते हैं? तो बताइए। तो इसका आंसर का जवाब जो दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी वो सही देंगे, उपरोक्त सभी, मतलब पूर्वी घाट में भी, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में।
एकदम समझिए, लाइव आप दे रहे हैं, इस तरह का वीडियो समझिए चल रहा है आपका। अब देखिए सागौन किस क्षेत्र में बहुयता में उगता है? बहुयता मतलब सर्वाधिक रूप से उगता है किस क्षेत्र में? तो आपको पता है इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें जवाब देना होगा, लेकिन आंसर जो है एमपी ज्यादा, एमपी में ज्यादा होता है, और भी क्षेत्र है, इसलिए क्या होगा इसके अनुसार आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य भारत होगा। ठीक है, ऐसे एमपी सबसे ज्यादा होता है आप जानते हैं, लेकिन आंसर जो होगा इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत होगा। और भी डिटेल है जो कि हम बाद में जब पढ़ाएंगे ना, उसका अभी ज्योग्राफी का पार्ट बचा हुआ है वो उसमें क्लियर कर देंगे। गेहूं की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे इस बुक के हिसाब से, लेकिन अभी जो अपडेट है आदर्श तापमान की बात करें तो बताया गया है 19 से 23 बताया गया है। ठीक है, आदर्श तापमान, और आदर्श तापमान मतलब बुआई के समय का जो होता है ना उसी का डेट माना गया है। ठीक है, और ये भी डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए जमाव के लिए एक तापमान होता है, जो कि जब जमाव के लिए, गेहूं के लिए एक जमाव क्षेत्र होता है उसके लिए होता है, तो 16 से माना गया है 20 माना गया है। ठीक है, तो ये दो तरह से पूछता है, जिसमें आदर्श तापमान अगर पूछे तो आदर्श तापमान का मतलब होता है बुआई के समय की बात हो रहा है, तो उस समय का तापमान अगर बोले तो 15 से 20 ये भी सही है, नहीं तो 19 से 23 ये भी सही है, तो ये ऑप्शन देगा, नहीं तो ये ऑप्शन देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपका क्लियर मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आपका है चौथा प्रश्न आपके सामने है कि कॉफी जो होता है, कॉफी जिसे बोलते हैं कॉफी, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बताइएगा, कॉफी के पौधे जो आप देखते हैं वो किस भाग से? तो कॉफी का बीज होता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बहुत ईजी है, जो ईजी है उससे फास्ट चलेगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में संचित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो संचित क्षेत्र पूछा है, अगर प्रतिशत में पूछता तो पंजाब टिक लगाते, लेकिन यहाँ पंजाब टिक नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा आंसर? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये प्रतिशत में पूछता ना तो हम मान लेते, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में तो पूछा नहीं है, पूछ रहा है दृष्टिकोण से भारत का किस राज्य में संचित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सही है। अगर प्रतिशत में पूछता तो पंजाब टिक लगाते। आगे चलिएगा, छठा प्रश्न की बात करें, कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय है? तो बॉक्साइट के मामले में भाई आप जानते हैं दूसरे नंबर पे हमारा झारखंड आता है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? उड़ीसा। चलेंगे, सातवें प्रश्न की बात करें तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली का नाम आते ही ऑप्शन नंबर बी केरल। टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखिए, तालचेर उड़ीसा, तालचेर जो है उड़ीसा में है, किसके लिए महत्वपूर्ण है बता सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से? तो आठवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, भारी जल संयंत्र के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये हो गए नौवां प्रश्न। चलिए देखिए नौवां प्रश्न जो आप देखने जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गुजरात भी अपनी जगह पे है और ये भी महाराष्ट्र में, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 33% के लगभग मतलब ये क्षेत्र में फैला हुआ है एक तरह से माना जाता है, लेकिन अपडेट हम बाद में बताएंगे इस सबका, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इसका आंसर आप इसको महाराष्ट्र लगाइएगा। ठीक है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई टिक लगाइएगा। और दूसरे नंबर पे चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं गुजरात को, लेकिन क्या होता है ना कभी मील के मामले में गुजरात आगे आ जाता है, कभी महाराष्ट्र, तो इसका अपडेट आपको पता कर लेना है। अभी के अनुसार आपका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए मतलब सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा प्रश्न है कि किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है? तो किस में मिला है सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सूती वस्त्र में मिला है। बच्चे खेल रहे हैं, आवाज आएगा तो इग्नोर करिएगा। 11वां प्रश्न क्या है कि कौन से लौह इस्पात जो है संयंत्र जो है की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो उड़ीसा में की गई है, लौह जो इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में की गई है जर्मनी के सहयोग से। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, HSL राउरकेला, याद रखिएगा। तो ये आंसर आपका सही होगा, 11वां का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं ये सवाल आपसे पूछेगा, तो जानते हैं डीजल रेलवे इंजन की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी वाराणसी होगा। सही हो गया आंसर। चलिए 13वां प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब दे रहे होंगे तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं क्या आंसर दिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम, है ना। चलिए आगे, ये सब मॉक टेस्ट है, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा उसी को डिटेल में देंगे। 14 प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना
कहाँ स्थापित किया गया था? तो चलिए इस ऑप्शन को दिखा देते हैं, कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा उर्वरक कारखाना है, ऊपर देख लीजिए, उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सार्वजनिक रूप से। बताइएगा 14 का यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, ओबरा किस लिए जाना जाता है? ओबरा किस लिए जाना जाता है बताइए तो? ओबरा का नाम सुने होंगे। तो ओबरा पता है ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। ओबरा जो शब्द है, कोबरा मत समझिएगा, ओबरा, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो है नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि दिल्ली आप देख रहे हैं, नई दिल्ली भी NH1 में ही आता है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा दिल्ली से पंजाब, पंजाब के कौन से क्षेत्र तक आता है? अटारी क्षेत्र तक आता है, और भी है। तो पंजाब से संबंधित है, मतलब अमृतसर तो निश्चित होगा, ये आप जान गए, अमृतसर होगा। लेकिन और कौन होगा? तो पंजाब तक है तो मतलब जलंधर भी तो आएगा, अंबाला भी होगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो अमृतसर, बरास्ता, अंबाला तथा जलंधर, ये सब आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न की बात करें तो भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो डाक विभाग की स्थापना अगर पूछे ना आपसे तो 1 अक्टूबर को हुआ था। 1 अक्टूबर कब हुआ था? 1854 में हुआ था। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1854 में हुआ था, 1854, ठीक है। 18वां प्रश्न की बात करें तो भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो बताइएगा भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है, 8। लेकिन अब जो है वर्तमान में 9 हो चुका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में अगर 9 और 8 रहे तो 9 लगाइएगा, अगर 9 ना रहे तो 8 लगा के टिका जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलेंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई? मतलब कब शुरुआत हुआ एसटीडी का, है ना। तो एसटीडी के लिए भी अगर आपसे पूछेगा तो आप जान लीजिए कि 25 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 25 नवंबर याद रखिएगा, और 1960 में हुआ था, मतलब 1960 में हुआ था। तो 25 नवंबर 1960 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे टिक वो सही लगाएंगे, ठीक है। 20वां प्रश्न की बात करें तो किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो बहुत सिंपल जवाब आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए केरल, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, चलिएगा। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? बता सकते हैं? तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप बताइए क्या होगा? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे, इंडो आर्यन, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिएगा, प्रयास कर देता हूं। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजाति लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? तो किस वर्ग से संबंधित है बताइए। 22वां प्रश्न का आंसर करवा देंगे। तो आप जैसे ही मध्यवर्तीय होगा या दक्षिणी भाग होगा तो हम जानते हैं, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्या है इसका देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं, ऑस्ट्रेलाइड बोला जाता है, ठीक है, लाइड को अलग कर दीजिएगा, ठीक है, लाइड, तो ऑस्ट्रेलाइड होंगे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये शुद्ध उच्चारण है। चलिए आगे, चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है कि किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? तो सबसे पुराना निवासी माना जाता है, किसे माना जाता है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, नेग्रिटो, नेग्रिटो को माना जाता है, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। समुद्री जल में याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, क्यों? देखिए समुद्री जल की बात करेंगे ना तो क्लोरीन भी सही जगह पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरीन का मात्रा अभी देखा जा रहा है, अपडेट दिया गया है जो कि 18.98 प्रति हजार जो है इसमें जो है आपका मिलेगा। लेकिन सोडियम भी कम नहीं है, सोडियम भी 10.56 है, ठीक है। तो इस बुक के हिसाब से आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है, इस बुक के हिसाब से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्लोरीन, ठीक है। तो आपको अब ये दोनों ऑप्शन अगर दे तो सबसे पहले आप दीजिएगा क्लोरीन को, दूसरे नंबर पर दीजिएगा सोडियम को। अगर सोडियम और क्लोरीन में एक रहेगा तो आप सोडियम दीजिए, नहीं तो क्लोरीन दीजिए, इजी रहेंगे। तो समझ गए? तो इसका आंसर आपको इस बुक के हिसाब से ये मानना है सोडियम, ठीक है, सोडियम का शॉर्ट फॉर्म Na। अब क्लोरीन को मानना है आपको, जो और भी टेक्स्ट बुक हो गए, गूगल हो गए, उस हिसाब से आपको इसको मानना है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर मैंने कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आ जाए एग्जाम में तो क्लोरीन टिक लगा सकते हैं, सही होगा आपका। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं? तो इलायची की पहाड़ियों को करडेमम की पहाड़ी के नाम से जानते हैं,
जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 26 क्वेश्चन नंबर है कि एक फसली कृषि जो है किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है। तो किस प्रकार जो है बताइएगा, किस प्रकार का प्रमुख लक्षण है बताएंगे 26 का। तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि होगा। यही है, एक फसली कृषि है, इसलिए आंसर ये होगा। नहीं तो तीनों जो है फसल से ही संबंधित है, और भी 3 ऑप्शन जो दिख रहा है आपको। 27 क्वेश्चन नंबर, 27 क्वेश्चन नंबर बताइए कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए 27 क्वेश्चन है कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है, बता सकते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से प्रदेश है, तो आपको याद रखिए अस्ट्रेपी प्रदेश को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर है, 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण करती है। तो कौन सी जनजाति जो है पशुचारण करती है, तो वो जनजाति का नाम है ऑप्शन नंबर डी, मशाई। मशाई जनजाति जो है, कभी कभी देखिए माशाई दे देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मशाई जनजाति जो है वो पशुचारण करती है। 29 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 29 है कि वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का जो है परिणाम है। तो किसका है पता है, तो आप जानते हैं एक लाल मिट्टी भी आता है और एक लेटराइट मिट्टी। तो यही ऑप्शन नंबर सी जो देंगे, ऑप्शन नंबर सी जो देंगे वो सही देंगे 29। तीसरा प्रश्न है डंकन पास किसके मध्य स्थित है। तो डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है। तो जैसे ही डंकन पास की बात होगा तो आप आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। मतलब दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। क्लियर हो गए, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से जो है किससे पृथक हुए हैं, किससे पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं किससे, कौन सा डिग्री है। तो 10 डिग्री चैनल का नाम सुने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 31 का आंसर का जवाब देंगे बी। आगे चलें, 32 क्वेश्चन नंबर है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए कितनी है। अब लीजिए ये ऑप्शन के हिसाब से तो आपको इसमें कितना होना चाहिए था, 8848 होना चाहिए था, 0.86 होना चाहिए था, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो हम इसे 50 मानेंगे। तो 8850 मीटर बता दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे 33 का, निम्न में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है बताइएगा। कौन सी रेखा, तो कितने कर्क रेखा होते हैं बताइएगा। भारत में कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे। तो आप बताइए कितने कर्क रेखा गुजरते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए और बताएंगे पूरा नाम। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो लीजिए मन्नार की खाड़ी जैसे ही याद आया होगा आपको तमिलनाडु याद आया होगा। क्या मैंने सही बोला, एकदम सही बोला, तमिलनाडु के पूरब में है ना मन्नार की खाड़ी। आगे चलेंगे 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का मानक समय जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, कितने देशांतर का स्थानीय समय है। कितने बताइएगा देशांतर का स्थानीय समय है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सही आंसर है ना, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलिए 36 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये, ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, है ना, इजी क्वेश्चन है। 36 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 37 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर देखिए, कोडाईकनाथ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक, पालनी। यहाँ पे पालनी की जगह पे पालनी खाली कर देता है, ठीक है, पालनी, यहाँ पे पालनी है, पालनी भी कर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो इसमें टाइम नहीं देंगे, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कौन सा दक्षिणी नोक है। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देते हैं कन्याकुमारी, लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चलेंगे 40 क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो हम जानते हैं कि पहले भारत और पाकिस्तान में था, अब हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो गया है। याद किया, डूरंड लाइन जैसे ही आए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान टिक लगा दीजिएगा, जो कि सही होगा। चलिए देखिए आपका 41 प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मानिशराम, तो सबसे कम लेह, याद रखेंगे। देखिए 42 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। 42 क्वेश्चन नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। 44 का हो गया, सॉरी 43 देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में अवस्थित है जवाहर सुरंग बताएंगे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में है ना, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है। तो जैसे पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करेंगे ना, तो हमको याद आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ठीक है।
अब चलते हैं 45, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? दूध से संबंधित है, ये इजी क्वेश्चन है। चलिएगा 46 क्वेश्चन नंबर बताइए, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइए तो बताएंगे। तो 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 7वां है, और क्या इसमें टिक क्या लगाएं। 48 क्वेश्चन नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो हमारा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो वो चलती है विवेक एक्सप्रेस, ये जान लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे 50 प्रश्न है ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? बता सकते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश की बात हो रहा है। तो ग्लोब पर जो है भारत की स्थिति बताई गई है 8 4 37 6, बस याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके मॉक टेस्ट खत्म, और चलिए ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी खत्म। नेक्स्ट आ रहा है आपका साइंस का, केमिस्ट्री का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं सेट ज्योग्राफी का तीसरा, जो कि आपके सामने जो है क्वेश्चन आ गया है। और चलिए बिना बात के बहस के मॉक टेस्ट देते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, जो भी आपको ऑप्शन लगे, आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका विश्लेषण आपको मेरी टीम कर देगी। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है देखिए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जैसे ही भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो हम अच्छे से लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है। कभी कभी 23.50 दे देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष पे आप पुष्पा एक फिल्म आई है, उस पर आप जानते हैं क्या आधारित है। तो कहां से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से संबंधित है। और भी कहानी है जो कि बाद में देखेंगे, और भी राज्यों में चंदन मिलता है, ऐसा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करेंगे। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न आपके सामने है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मतलब श्रृंखला कहाँ है? तो हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता है? ये सब देखिए, जो भी कम्युनिटी पोस्ट में अगर मेरा ज्योग्राफी का दिए होंगे ना, तो ये इसमें आंसर लगाना इजी होगा। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा? महेंद्रगिरी जो चोटी है वो ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट में है। आज कम्युनिटी पोस्ट में 10 से ज्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, वेट कीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की आप सुने होंगे अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी भी बोला जाता है, अनाइट मुडी भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बताइए अन्नाई मुडी है कहाँ, किस राज्य में है भारत का? बताएंगे, साउथ तरफ का ही है, लेकिन कौन सा राज्य में है बताइएगा। आगे 7वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 8वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बोल दे तो गोवा, अब बड़ा बोल देता तो राजस्थान। आगे चलेंगे, 9वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य और कोई नहीं, हमारा जीटी मतलब गुजरात है। चलिएगा 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो नेफा के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था, मतलब नेफा के नाम से जाना जाता है अभी भी, वैसा दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने, चंडीगढ़ नगर की वास्तुविद कौन है? वास्तुविद मतलब वास्तुकार कौन है बताइएगा। तो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर डी देंगे वो सही देंगे। ले कार्बूशियार है, यहाँ पे कार्बूशियार की जगह पे ज लग जाता है, जीआर हो जाता है, याद रखिएगा, एक ही नाम है, ठीक है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जहां पे समझाने की जरूरत होगी मैं समझाऊंगा, जहां पे नहीं है वहां पे नहीं समझाऊंगा, ओके। तो बताइएगा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है बताइएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से जानते हैं 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, केरल, आप अच्छे से जानते हैं ना। चलिएगा 13वां प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक
घुलन केंद्र जो है कहा जाता है? तो देखिए बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, याद रखिए नगर और शहर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बाँटे हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे तो देखिए संस्कृति घुलन के बाद केंद्र की बात करें तो अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल भी है, आपका साउथ इंडिया का हिस्सा भी आ जाता है और शहर में अगर बोले तो कोलकाता आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, तो ये आंसर आपका सही है। वाराणसी भी आ जाता है कभी-कभी। देखिए 3 केंद्र ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से हैदराबाद एक मुख्य है, याद रखिएगा, घुलन केंद्र के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे 13वां प्रश्न का। चलिएगा अब 14वां प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे आप अच्छे से जानते हैं कि जमशेदपुर में नहीं, हैदराबाद में नहीं, कपूरथला तो है और एक आपका पेरम दूर है, याद रखिएगा। ये दोनों जगह पे बनाते हैं। अब 15वां प्रश्न है कि अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? लीजिए जिले में पूछ दिया, तो उड़ीसा के कौन से जिले में है? तो कटक जिले में है, कटक फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। तो उरी जैसे ही शब्द आया होगा तो उरी फिल्म याद आया होगा। उरी फिल्म कहाँ पे आधारित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो यही तो आंसर होगा। तो उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? तो किस में श्रीहरिकोटा है? तो मतलब डायरेक्ट यही बताइए ना कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, टिड्डागढ़ जाना जाता है। तो टिड्डागढ़ क्यों जाना जाता है पता है? पेपर के लिए। किसके लिए? पेपर के लिए। तो पेपर मतलब कागज उद्योग के लिए। ये भी तो सिंपल है। 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ये देंगे वो सही देंगे। 19वां प्रश्न की बात करें, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जानते हैं, बुलर झील। यहाँ पे बुलर झील दे देता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी अगर वन पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हिमालय में टिक लगा के चलाइएगा। और भी राज्य में होते हैं जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जरूर देखिएगा वीडियो को। ज्योग्राफी का चल रहा है, कल ही अभी डाले हैं प्रदेश के नाम। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? बताइएगा। 21 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। आगे चलेंगे। 22वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा आपसे पूछे तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में है नाथुला दर्रा। कहाँ है? सिक्किम में। आगे चलेंगे। 23वां प्रश्न है, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ देना तो आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू है ना, याद आया। काजीरंगा बताइए, काजीरंगा। 24वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए, काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए असम में है। काजीरंगा क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 25 क्वेश्चन नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आप बताइए। तो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं, चंदन की लकड़ी के मामले में अगर देखा जाए तो हम पुष्पा फिल्म याद रखते हैं। तो अभी जस्ट ऊपर हम कर्नाटक से लिखा है, क्या ये भी इसमें भी कर्नाटक होगा? क्या बताइए? 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी याद किया, कर्नाटक ही टिक लगाएंगे। चंदन के मामले में कर्नाटक आगे है। 26 निम्न में से कौन सा राज्य जो है गैर शहतूत जिसे नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य करता है, यही सवाल है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इस मामले में जो है आगे है। 27 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो खाद्य की सबसे ज्यादा खपत कहाँ होती है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। कहाँ बताइएगा? पंजाब में। 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे सही लगाएंगे। अब 28वां प्रश्न आपके सामने है। 28वां प्रश्न है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय अगर आपसे पूछे कि कहाँ है तो आप बता सकते हैं, तो बताइए। तो हम बताएंगे देहरादून। ये भी सही है। देहरादून कहाँ है बताइएगा? कौन से राज्य में पड़ता है? किसकी राजधानी है बताइए? टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है? बताइए। टिक्का एवं शाल जो है किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं जो कि उसे जाना जाता है या उसे कहते हैं? क्या कहते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में जो है जाना जाता है। आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर 30 झूम है। झूम क्या है? तो झूम खेती है, तो कृषि का एक तरीका है, याद रखिएगा। यहाँ पे खेती भी दे देता तो भी सही होता। चलिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी चावल का होता है।
चलेगा 32 क्वेश्चन नंबर है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं, मतलब संबंधित जो वैज्ञानिक है, अपने मन से सवाल बनाइए ना कि हरित क्रांति की सफलता किस वैज्ञानिक से संबंधित है, सबसे ज्यादा पूछता है तो बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 32 का वो सही लगाएंगे। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए नासिक है। कौन है, नासिक। आगे चलेंगे 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है, तो रेशा फसलें जो है निम्नलिखित में से कौन सी है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कपास, सन और जूट है, ठीक है। आगे चलिए 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है बताइएगा। तो आप एक बात जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो जलोढ़ में मिट्टी तो है, ये तो आंसर सही है, और एक और है काली मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल बताइए। 36 प्रश्न है। प्रसिद्ध अंगुली योनुमा झील एक है, ठीक है, अंगुली योनुमा एक झील है, क्षेत्र है, कहाँ स्थित है बताइए। तो ये पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे 36 का वो सही लगाएंगे। कैसा लग रहा है ये मॉक टेस्ट जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और कितने नंबर आते हैं जरूर बताइएगा, लाइक जरूर मिलेगा आपको, और जो है कितने नंबर लाते हैं वो उसका रिप्लाई भी मिलेगा। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, तो हम जानते हैं सिनकोना से प्राप्त करते हैं। ये दूसरा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो 37वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही दिए। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि भारत का कौन सा राज्य जो है केशर देखिए केशर ऐसे भी लिखाता है, दिखाइए केशर ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। तो केशर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूषा जो कि कहां पर स्थित है, तो हम जानते हैं कि पूषा जैसे ही टिक आ जाए और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आ जाए तो बिहार को टिक लगा के चलाइएगा, एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मरुदभिद है, तो मरुदभिद कौन सा है, तो करीब है, याद रखिएगा करीब है मरुदभिद मतलब राजस्थान क्षेत्र में जैसे नागफनी ये सब भी मरुदभिद में आता है। उसी तरह करील जो है, करीब मैं बोल दिया सॉरी, करील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो कौन से कॉफी का होता है उत्पादन, एराबिक का होता है। किसका होता है, एराबिक का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 42 आपके स्क्रीन पे है। 42 क्या है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो रबड़ जैसे ही दिमाग में आया होगा केरल को याद कर लीजिए, है ना, तो केरल सही ठीक हो जाएगा इस मामले में। 43वां प्रश्न भी देख लीजिए। मशालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है। देखिए कल का अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, उपनाम देखे होंगे, तो आपको ये टिक लगा दीजिएगा आसानी से। तो मशालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है, तो मशालों के मामले में केरल ही तो है, ये केरल हो गया रबड़ के मामले में, और जो है मशालों के मामले में जो कि 43 का कौन लगाए, बी आंसर लगाए होंगे। अब देखिए 44 की बात करें तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट जानते हैं बंगाल का डेल्टा क्षेत्र मतलब पश्चिम बंगाल में होता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 44 का। अच्छा 45 का तो बिना सोचे टिक लगाइए। निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है, पारिस्थितिक मित्र है, कौन सा पारिस्थितिक मित्र है बताइए। तो हम बताएंगे इसका आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक खेती है ये। जैसे कृषि कार्य प्रणालियों में से जैसे पारिस्थितिक मित्र की बात करेगा तो वो कार्बनिक खेती में आएगा। चलेगा 46 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो हम लगाएंगे यूपी। क्या लगाएंगे, यूपी, टिक लगा दीजिएगा। चलिएगा 46 हो गया। 47 क्वेश्चन नंबर बताइए कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए बताइए कपास की खेती के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी चाहिए कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए आप, इसे किस नाम से जाना जाता है। 48 क्वेश्चन नंबर सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का एक नाम होता है जो कि सिंधु गंगा
मैदान में नई जड़ों मिट्टी जो होती है, एक नई होती है, एक पुरानी जड़ों मिट्टी होती है। तो नई जड़ों मिट्टी को बताइए, तो पुरानी जड़ों मिट्टी अपने आप आ जाएगा आपको। और इसमें ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, बताइए 48 का। तो आप जानते हैं नई की बात करेगा तो खादर, अब पुराना जैसे बोलेगा तो बांगर, है ना। पुराना जड़ों मिट्टी पूछे तो बांगर लगा दीजिएगा, नई जड़ों मिट्टी बोले तो खादर। रेगुल मिट्टी किसका नाम था, अभी जस्ट मैंने पूछा है उसका सवाल। 49, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, तो कुफरी बताइए किस प्रजाति की है। बताएंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, आलू। ठीक है। 50वां प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन के लिए जो है मुख्य राज्य कौन सा है, बताइए। 50वां प्रश्न, भारत में काजू उत्पादन के लिए, तो देखिए काजू उत्पादन के लिए एमएच महाराष्ट्र को टिक लगा रहा है आजकल, गूगल के हिसाब से आप सर्च करिएगा तो। लेकिन आंसर जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, एक केरल। बस चलिए शुरू करते हैं। नरेगा अकाडमी पे आपका जो है स्पेशली ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 4 आ गया और सिर्फ प्रैक्टिस सेट हो रहा है। कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे और जितना हो सके आप कमेंट करिएगा और समझिएगा लाइव चल रहा है, हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगी, नहीं तो मैं खुद आपका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कितने नंबर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट 4 ज्योग्राफी का आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बताइए पहला क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः, ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। तो किस प्रक्रिया द्वारा होती है बताएंगे। मिट्टी की रचना कैसे होती है यही ना पूछ रहा है। तो मिट्टी की रचना तो हम जानते हैं निक्षेपण की क्रिया से होती है ना, निक्षेपण की। अब क्षय की क्रिया से तो मिट्टी का निर्माण नहीं होता क्योंकि मिट्टी को ले जाता है और निक्षेपण से मिट्टी जमा होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है तो कैसे करता है बताइए। बताएंगे राजस्थान जो है, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है कैसे। तो राजस्थान हमारा पानी जो प्राप्त करता है वो कैसे करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से दो राज्य जो हैं कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। तो कौन है जो कि जल विवाद से, कावेरी जल विवाद से जो है, तो दो ही राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अच्छा एक सवाल है आपके लिए, ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में मैं करूंगा, जो हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं उसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, डेट बताइएगा। ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है बताइएगा। सरदार सरोवर जो परियोजना है बताइएगा किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण हुआ है किस राज्य में है ये बताइएगा, बना हुआ है। चौथे प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, गुजरात आप दिए होंगे। चलिएगा पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नागल भी बोलते हैं, नांगल भी बोलते हैं, विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो किस नदी पर बनी है ये सवाल आपके सामने है। तो पांचवें प्रश्न का जैसे ही भाखड़ा नागल की बात होगी तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सतलज नदी, है ना, इसी पे बना हुआ है। छठा प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में अवस्थित है ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। छठे प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कर्नाटक, है ना। जोग जलप्रपात जैसे ही शब्द आए वो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कर्नाटक में है। ठीक है। अब सातवां प्रश्न आपके सामने है, लूनी नदी किसमें गिरती है। तो लूनी नदी जो है किसमें गिरती है, तो आप जानते हैं कच्छ का रन कहते हैं, उसी जगह जाकर गिरती है, समाप्त हो जाती है। चलिएगा आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो आप याद रखिएगा ज्यादातर होता है नर्मदा और ताप्ती को बोला जाता है, और इस ऑप्शन में आपको नर्मदा दिख रहा है तो आप आंसर लगा दीजिए, है ना। एक और नदी है, 3 नदी है, लेकिन आपको 2 नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नौवां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। कि मैदानी भाग में जब प्रवेश करेगा ना तो उस समय उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी तो एक ही है, गंगा नदी, है ना, और दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न है, कहाँ भागीरथी अलकनंदा। देखिए भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, इस पे मैंने वीडियो एक शॉर्ट बनाया था, आप देखे नहीं हो तो देख लीजिए। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, गंगा बन जाती है, ये बताइएगा। तो उसे क्या कहेंगे, कौन सा प्रयाग कहेंगे। तो उसे ऑप्शन नंबर बी, देव प्रयाग कहते हैं। जैसे भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है तो उसी तरह उसे हम देव प्रयाग कहते हैं। 11वां प्रश्न का जो बी लगाए वो सही लगाएं।
12वां प्रश्न है लैगून क्या है? तो लैगून आप बहुत अच्छे से जानते हैं, झील है लैगून झील। अब बताइए लैगून झील है कहाँ? कहाँ-कहाँ है? किस-किस राज्य में है? बताइएगा कितने हैं? बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न है कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना शब्द आते ही आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र लगा देना चाहिए। कोयना नदी है, कोयना परियोजना है। 14 प्रश्न की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइएगा। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात में है। कहाँ है? जोग प्रपात में। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने है। 15वां प्रश्न को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं और ध्यान से देखिएगा कि भारत के विद्युत उत्पाद में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो किसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाया है या अधिकतम हिस्सा लिया हुआ है, भाग में फैला हुआ है भारत के विद्युत उत्पादन में? तो हम जानते हैं तापीय विद्युत जो है वो सही है, थर्मा पावर भी बोलते हैं, है ना? ऐसे उच्चारण पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उच्चारण करते हैं। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो लीजिए दक्षिण गंगा तो और किसी को नहीं, गोदावरी को ही तो कहा जाता है और ये दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। आगे चलेंगे। 17वां प्रश्न है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय जो है किस नदी पर निर्मित है? सोचिए जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और गांधी सागर, बताइएगा ये किस नदी पर निर्मित है? तो एक ही नदी है, वो है ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। जो 17वां प्रश्न का डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो 18वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील जैसे ही शब्द आए तो हम उड़ीसा के सिवा कहीं टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चिल्का झील कैसा झील है बताइए, लैगून है या सॉरी ऐसे बताइए, चिल्का झील जो है मीठे पानी का है कि खारे पानी का झील है बताइए। 19वां प्रश्न बताएंगे पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील जैसे ही होगा तो आपको राजस्थान याद आया होगा, ठीक है। कहाँ आया होगा? राजस्थान याद आया होगा। अब राजस्थान के कौन से जिले में है बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स करिएगा, ऐसे पढ़ा चुका हूं मैं। 20वां प्रश्न है लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील जो है बताइएगा। तो जैसे ही लोकटक झील शब्द आए तो आपको दो ही चीज आएगा, मणिपुर या मिजोरम या सिक्किम, क्या क्या आएगा बताइए, क्या आपके मन में आएगा बताएंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऐसे दो ही आता, मणिपुर और मिजोरम में डॉट होता है ज्यादातर। 21वां प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे लंबा बांध है? तो जैसे ही सबसे लंबा बांध की बात करेगा तो हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध है कहाँ बताइएगा, किस राज्य से संबंधित है? ऐसे 3-4 राज्य हैं लेकिन मुख्य रूप से कौन से राज्य है? 22वां प्रश्न है मेटूर बांध किस नदी पर जो है बांधा गया है? मेटूर बांध जो है किस नदी पर बांधा गया है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बांधा गया है ये सवाल है, बताइए। 22वां प्रश्न का मेटूर जैसे ही बांध आया होगा आपको दो इस ऑप्शन के हिसाब से कावेरी दिमाग में आया होगा, और बताइए क्या आया होगा बता सकते हैं? तो हम ऑप्शन नंबर यही तो लगाएंगे, कावेरी नदी पे ही बनाया गया है। चलिएगा 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम जैसे ही सुने होंगे ऑप्शन नंबर बी टिक लगा दिए होंगे, नर्मदा, है ना। चलिएगा नर्मदा नदी टिक लगा दिए। 24 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? बताइएगा कौन गुजरती है? 24 का ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक है। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर है कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागा अर्जुन परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है बता सकते हैं तो बताइए। तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताएं। तो जैसे ही भारत के कटोरे का नाम से आया ना तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि नाम आता है भारत का, जैसे छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आता है, लेकिन आपको इस रूप में नहीं बताना, ये रूप में बताना कि कौन से क्षेत्र में है। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में है, जिससे चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में तो सब आ जाता है। चलिएगा 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर क्या है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? बताइए माता टीला एक बहुउद्देशीय परियोजना है, वो किस राज्य में आएगा ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर ए देंगे वो सही देंगे, उत्तर प्रदेश। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि इनमें सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो किस नदी का है बता सकते हैं? तो हाँ ऑप्शन नंबर बी गंगा का। आप जानते हैं सबसे बड़ा अगर नदी बेसिन पूछे तो हम गंगा ही टिक लगाएंगे। चलिए 29वां प्रश्न रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध जो है बताइए किस राज्य में है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा ए होगा, उत्तर प्रदेश लगाए होंगे, सही लगाएंगे। 30वां प्रश्न है घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जैसे ही घाना हो, केवला नदी हो, ये सब जो है आपको राजस्थान टिक लगा देना है। रणथंभौर हो, ये सब राजस्थान टिक लगा के चलाइएगा। 31 क्वेश्चन नंबर है कि दाची ग्राम या दाची गामा बोलते हैं या दाची ग्राम बोलते हैं, अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही दाची की बात होगी वैसे ही जम्मू कश्मीर टिक लगा दीजिएगा, जेके लगा के चलाइएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 31वां प्रश्न का
ठीक है, 31वां प्रश्न हो गए। 32वां प्रश्न बताइए, भारतीय गैंडा या गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहिए या गैंडा कहिए, कहाँ पाया जाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। क्लियर हो गया? 32 का ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। 33 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो कौन सा धरोहर जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, केवला देव जो है घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्न में कौन एशियाई शेर शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 का कि एशियाई शेरों का, तो ऐसे तो जानते हैं कि एशियाई शेर कहाँ है? गुजरात में, गिर में, राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये तो आंसर आप ऐसे ही लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एशियाई शेर के शरण स्थल मतलब जहां रहता हो, शरण स्थल कहिए या गृह मतलब उसका घर, तो आप अच्छे से जानते हैं गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। 36 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो है में स्थित है। तो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है ना तैरने वाला एक? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या मणिपुर है? मैंने जो टिक लगाया क्या सही लगाया आप बताइए। तो यस, मणिपुर में ही है। चलिए, ऐसे मिजोरम भी ऑप्शन में था, डॉट होता है मिजोरम और मणिपुर में, तो याद रखिए मणिपुर में है तैरता हुआ। 37वां प्रश्न है कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? तो दो नदियों के नाम से लिया गया है वो बताइएगा। 37वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। ठीक है, क्या है? वाराणसी। जब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, ऐसे पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है बता सकते हैं? तो बताइए। तो हम बताएंगे असम के डिगबोई में किया गया है। 39 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक बता सकते हैं? तो जैसे ही मूंगफली हो आप जीटी लगा के आ जाइए, जीटी मतलब गुजरात को टिक लगा के आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये जान के 40 प्रश्न की बात करते हैं। तो 40 प्रश्न क्या है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की जो है बहुलता मतलब अधिकतर मात्रा में होती है? तो आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। एक और होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसकी बात तो नहीं करेंगे, जो ऑप्शन में है उसी को टिक लगा के आगे बढ़िएगा, वो बाद में डिटेल चर्चा होगी। 41 क्वेश्चन नंबर है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, क्या है बताइएगा। उसका आंसर क्या होगा आपके सामने है, स्क्रीन के सामने बताइए। तो इसमें देखिए आपको ध्यान से देखना होगा 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, क्योंकि चूना होगा, सिलिका होगा और एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम होगा। ये आप जान गए। और भी होते हैं जो कि आप आगे जब पढ़िएगा तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें लोहा की भी मात्रा होती है। चलिए आगे चलेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है कहाँ पाया जाएगा? तो कौन से चट्टान में पाया जाता है? तो अपशादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर है कि मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट जैसे ही आपको लगे धातु का खनिज कौन सा होगा मेलाकाइट, तो आप अच्छे से जानते हैं इसका आंसर का जवाब 43 का क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा हो जाएगा। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कोलार की खानों से किस धातु का जो है उत्पादन होता है? तो कोलार से आपको केजीएफ याद आया होगा, केजीएफ मूवी देखते हैं तो केजीएफ जो याद आया होगा वो है सोने के लिए जाना जाता है, तो वही कोलार सोने के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आपको ये क्वेश्चन तब इजी लगेगा जब आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हार्ड तो लगेगा, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैंने जो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा जो पढ़ाया हुआ एलपी का जो है 2018 का प्रीवियस ईयर, जो मैं एलपी के लिए प्रीवियस ईयर जो पढ़ाया हूँ और साइंस का जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका क्वेश्चन देखिएगा 99% मिलता है, 99.9% मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखना होगा। और यही क्वेश्चन रिपीट भी होता है। 45 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो खेतड़ी जो परियोजना है किसके उत्पादन के लिए है बताएंगे राजस्थान की? तो बहुत अच्छे से आते हैं। 45 का आंसर का जवाब आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए जाना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे। चूने का पत्थर
जो है किस तरह की चट्टान है? तो चूने का पत्थर जैसे ही आएगा ना, अब सादी चट्टान में आता है। चूने का पत्थर हो, पेट्रोलियम हो, ये सब जो है सादी चट्टान में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सेंडिमेंट्री आंसर होगा जो लगाएंगे, और इसी को आप सादी चट्टान कहते हैं। आगे चलेंगे 47 है कि चूना पत्थर की चट्टान कयांतरित हो जाती है तब बनती है, क्या बन जाती है? मतलब कयांतरित हो जाती है, बदल जाती है, तो क्या में बदल जाती है? तो संगमरमर में बदल जाती है ना। इसे रूपांतरित भी आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे 48, भारत में हीरे की खान स्थित है। तो जैसे ही हीरे की बात आएगी ना, तो आपको पन्ना याद आया होगा। चलिए, हीरे पन्ने ऐसे शब्द आए होंगे, तो जो कि ये सब कहाँ, यूपी नहीं, एमपी में, मध्य प्रदेश। सही लगाए, कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन एमपी सही आंसर है, मध्य प्रदेश में। तो 48 का हीरे की खान की बात करें तो मध्य प्रदेश, कोयले की बात होगी, कोलार की बात मतलब सोने की बात होगी तो कोलार, मतलब कर्नाटक टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे 49, वेलाडीला जो छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? वेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, क्यों प्रसिद्ध है? ये कारण क्या है? तो इसमें लॉ एस्क का नाम सुना होंगे, लॉ एस्क के लिए फेमस है ना। चलिए 50 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, और बताएंगे इसका आंसर कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो भारत में जैसे ही यूरेनियम बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि यूरेनियम नहीं पाया जाता, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड को वो भी सी भूमि में पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही आंसर सही होगा। लेकिन सी भूमि भी कौन सी सी भूमि, पूरब में कि पश्चिम में बताइएगा, तो पूर्वी सी भूमि में होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं ज्योग्राफी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 5। जल्द ही 5 प्रैक्टिस सेट और हैं और खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह आपका नेक्स्ट जो मॉर्निंग है, कल जो आने वाला वीडियो है वो है अधातु, तो जरूर देखिएगा। 100 से ऊपर क्वेश्चन है वो, और अगर उसकी तैयारी हो गई है तो समझिए कोई एग्जाम में कमी नहीं होगी। तो आगे से चलते ज्योग्राफी को खत्म करते हैं, उसके बाद उसकी बातें करते हैं, और जो शास्त्र संग्रह मैं लाया हूँ, और जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी का 1857 की क्रांति आने वाली है, तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ और जल्द खत्म होगा। तो आगे चलते हैं, इसे मॉक टेस्ट खत्म करते हैं। तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 5 है, और चलिए 50 क्वेश्चन है, और इसमें कोशिश करूंगा 2-3 शब्द जो है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा लगेगा, जो कि मैं उसमें थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मॉक टेस्ट की तरह ही बताऊंगा जहां पे कंफ्यूजन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए और बताइए। पहला क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाना चाहिए आंसर। लौह का शुद्धतम प्रकार बताएं। लौह मतलब लोहा, लोहा का शुद्धतम प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं कि शुद्धतम प्रकार जो होता है पिटवा लोहा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पिटवा लोहा ये सब तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख रहे हैं, 1 मिनट, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो सही होगा। ये रॉट आयरन को ही पिटवा जो है लोहा कहा जाता है, तो ये आंसर सही है। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन है कि जावर एक खाने मतलब जावर खादान बोलिए या जावर खाने बोलिए, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप अच्छे से इसका जवाब दीजिए, बताएंगे। तो ये जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जिंक के जगह पे जस्ता दे देता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न है कि भारत में बॉम्बे हाई, एक बॉम्बे हाई है, देख रहे हैं ना, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई जो है किसके लिए भली भांति जाना जाता है, ये जो है जवाब दीजिए। तो तीसरा प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए जो है, बताइएगा, पेट्रोलियम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है बॉम्बे हाई। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? आयात की बात करें, देखिए बॉक्साइड, मैग्नीशियम, अवरक, ये सब तो चीज है हमारे भारत में, लेकिन आयात की बात हो रही है तो सल्फर का बात ज्यादा करते हैं। तो सल्फर जो है गंधक, इसकी आयात ज्यादा होती है, याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक, याद रखिएगा, और ये सबसे ज्यादा चीन में आपको मिलता है गंधक, सल्फर। पांचवा प्रश्न की बात करें तो भारत में किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग जो है स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग जैसे ही शब्द आएगा तो आपको याद है पांचवा प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद बताइए किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। चलिएगा, छठा प्रश्न है आपके लिए कि देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई भी देगी, चाहे मैं खुद रहूंगा। बताइएगा, देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो अवरक जैसे ही शब्द आया होगा तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आया होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है अवरक उत्पादन में आगे है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज आंध्र प्रदेश, और एक ऑप्शन अगर देता राजस्थान तो वो भी सही होता है, ठीक है। आज देखिए सातवां प्रश्न जो है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देखिए इस मामले में देखा जाए तो चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं छोटे ये जो पवन ऊर्जा है लगाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादातर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, आपका तमिलनाडु जो है सही होगा, है ना, ठीक है। चलिएगा, आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो पहला, भारत का प्रथम है, प्रथम मतलब पहला उर्वरक संयंत्र, बताइएगा। तो आपको पता है जैसे उर्वरक संयंत्र की बात होगा तो JH याद आ रहा होगा, JH मतलब झारखंड, तो झारखंड के सिंदरी में, याद रखिएगा, ये हुआ था
चलिएगा, नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न बहुत ध्यान से थोड़ा देखिएगा। नौवां देखिए, नाम है नहावा शेवा बंदरगाह जो है परियोजना कहाँ स्थित है? तो नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। तो देखिए, नहावा शेवा बंदरगाह जो अगर परियोजना है तो इसका एक और नाम है जवाहर, जो आप देख रहे हैं 10वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम रखा गया है, ये है मुंबई से संबंधित है, जो कि 9वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा। और 9वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा तो आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अगर पूछे तो इसी का नाम है ना, जो कि मुंबई में है, तो ये भी तो मुंबई में होगा। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी, वो भी सही होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। और जवाहरलाल नेहरू का जो है पुराना नाम ये कहिए नहावा शेवा है, जो कि मुंबई में है। इसी को उल्टा भी कर दीजिए, नहावा शेवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्लियर हो गए? तो दोनों को मैंने क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, 11वां प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, भटकल बंदरगाह स्थित कहाँ है? तो भटकल बंदरगाह पता है, एक उत्तरी कन्नड़ है, उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में है। और ये अगर पूछेगा शहर अगर मान लीजिए तो NH-70 पे ये जो है स्थित है, और ये शरावती नदी पे है। तो शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और ये भटकल बंदरगाह कहाँ होगा? तो कर्नाटक में होगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो जैसे ही मुक्त व्यापार होगा तो GT को याद रखिएगा। GT को क्यों? क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, याद रखिएगा। जो कि 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। ठीक है, 13वां प्रश्न की बात करें तो पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो कृत्रिम बंदरगाह जो है कौन सी है बताइएगा? कृत्रिम बंदरगाह, तो कृत्रिम बंदरगाह मतलब मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह, पूर्वी समुद्री तट पर है। तो कहाँ है? तो देखिए, चेन्नई अगर बंदरगाह देखा जाए तो एक कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में करिए। तो एकदम मैंने सही बोला, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है बता सकते हैं? भारत के कौन से राज्य में है ये चेन्नई? आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलेंगे, 14वां प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है? तो वर्षा किस मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट की अगर बात करें, तट पर जो है वर्षा किस मानसून में होती है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है, आप अच्छे से जान लीजिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता भी है, ये भी जान लीजिए, समझा भी नहीं रहे। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है पता है? मेघालय में। मेघालय के कौन सा? मानिशराम में। ये सब सिंपल है ना, लेकिन ध्यान रखने की चीज है। 16वां प्रश्न क्या है? आइसोहायट रेखा जो है नक्शे में किसके युगम बिंदु है? मतलब किसके युगम बिंदु बताएगा, मतलब किससे संबंधित है? तो सम वर्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 16वां प्रश्न का, वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा, सम वर्षा से संबंधित है। और याद रखिए, मानिशराम में जो वर्षा होती है हमारा मेघालय में, कितना मिलीमीटर होता है बता सकते हैं? तो 11,800 याद रखिएगा 71 याद रखिएगा मिलीमीटर वर्षा होती है। आगे चलेंगे, 17वां प्रश्न है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जैसे ही शब्द आएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो लगा दीजिएगा, वो सही लगा दीजिएगा, सिक्किम। और लेप्चा याद रखिए, लेप्चा एक मुख्य निवासी है, याद रखिए निवासी है। लेप्चा एक और नाम आता है लिम्बू, ये दो जो है निवासी सिक्किम का बहुत फेमस है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, 18वां प्रश्न है, खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से रहती है। तो गारो खासी तो आप जानते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। तो कहाँ है ये? आपको कहाँ मिलेगा? मेघालय में। मेघालय का ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 18वां प्रश्न का जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी, वो सही लगाएंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति जानते हैं, पहला भील है, दूसरे नंबर पे गोंडा है, जो कि ऑप्शन नंबर में इसमें गोंडा है, भील तो दिया नहीं है, तो इसलिए गोंडा को टिक लगा दीजिएगा। और तीसरे नंबर पे होता तो संथाल को टिक लगा देते। चलिएगा, 20वां प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना जो है तापमान होता है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि इस बुक के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन रियल में कितना है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी, याद रखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न में एक बात ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक देशांतर दिया है, यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर देता है कि दो देशांतरों, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन करके क्या करता है कि दो देशांतरों के बीच का समय अंतराल बताइए कितना होता है। तो वो आपको इस तरह का ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना है, तो वो सिंपल है, आप टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या है कि एक देशांतर लिख दिया है, ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थान यहाँ पे डाल दिया। देखिए, यहाँ पे दो स्थान यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? लीजिए, अंतर तो दोनों में है, लेकिन दो स्थानों को यहाँ पे डाल दिया। एक देशांतर को पार अगर करिएगा तो दो स्थानों के स्थानीय समय के अंतराल पूछ रहा है, तो उसमें भी 4 मिनट होता, इसमें भी 4 मिनट होता, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम समझा देंगे बढ़िया से। 23वां प्रश्न है, पवनों की गति का निर्धारण
किस कारक से होता है? तो पवनों का जो है पवनों की गति का निर्धारण अगर आपसे पूछे तो हम बहुत सिंपल जवाब देते हैं, वायुदाब से संबंधित है। तो यहाँ पे वायुदाब तो दिया है, वायुदाब प्रवणता के कारण होता है। क्लियर हो गया? कारक यही है, प्रवणता दे दे, जो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वायुदाब निर्धारण कर देना है बस। चलिएगा 24 क्वेश्चन नंबर है, कोहरा क्या है? तो कोहरा बहुत आप अच्छे से जानते हैं, कोहरा जो है ना एक निचली स्तरीय बादल है। मतलब नीचा देखिएगा, नीचा स्तरीय बादल जो रहेगा उसी को कहते हैं कोहरा। नीचे आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, है ना। सिंपल याद करने का तरीके से बता रहा हूं। आगे देखिए 25वां प्रश्न है, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? अब देखिए पर्वत है, मैदान है, अब उसके बीच के स्थित पठार को क्या कहेगा? तो बताएं, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है, जो कि 25 का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर है कि अधिकेंद्र शब्द का संबंध जो है किससे है? तो संबंध जो है अधिकेंद्र की बात करें ना, तो अधिकेंद्र की बात करते हैं तो ये भूकंप से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? भूकंप से संबंधित होगा। आगे चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है, आप फास्ट करके और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, पारे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो पारे के मामले में अगर देखा जाए ना, तो आप अच्छे से सवाल का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी स्पेन है। इस मामले में स्पेन है पारे के मामले में। चलिए 28। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन तो उसी से है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया। कैसे? फिलाडेल्फिया का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, जो कि अमेरिका से संबंधित है ना। आप बताइए, तो फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पता है, इंजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इंजन के लिए मतलब रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे 29 क्वेश्चन नंबर बताइए। 29 क्वेश्चन नंबर है कि किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो सबसे प्राचीन चट्टान कौन था? अरावली। आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चले 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में अधिकांश वर्षण मतलब वर्षा किस प्रकार का होता है? तो हमारे अगर भारत में अधिकांश वर्षा देखा जाए तो पर्वतीकृत होता है, पर्वतकृत होता है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 30 का वो सही लगाएंगे। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? तो तना से प्राप्त करते हैं। अब बताइए जूट जो है हमारे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? फेमस है, ठीक है। 32वां प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न है, कौन सा राज्य जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय है? तो कौन सा राज्य? तो जैसे ही सीमेंट को, तो जहां बालू होगा वहीं तो सीमेंट होगा, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान लगा के चलाइएगा। क्लियर? चलिए 33 क्वेश्चन नंबर है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह है, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह जो है कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाले दो ही है जिसमें उपग्रह है ही नहीं, ठीक है, बुध और शुक्र। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ये भी सही है, बहुत सिंपल। चलिएगा 34 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं, इसमें सोचना क्या है, बृहस्पति को लगा दीजिए, जुपिटर को लगा के चलाइए। चलिए अब देखिए 35 क्वेश्चन नंबर, सी ऑफ, ठीक है, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। तो ये जो सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी है ये चंद्रमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सही मैंने बोला तो एकदम बोला। और चंद्रमा के कौन से क्षेत्र में? उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 35 का वो सही लगाएंगे। आगे चलिए, आगे 36 क्वेश्चन नंबर, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह में आपको बुध और बृहस्पति दो ही हैं, जो कि आपको इसमें बुध है, बुध को टिक लगाइएगा। 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, वो सही। याद रखिएगा बुध है तो बुध को सबसे पहले टिक लगाएंगे, अगर बुध ऑप्शन में नहीं रहता तो बृहस्पति को टिक लगाते हैं, ठीक है। तीव्र ग्रह में 37 बात करते हैं, 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर बताइए। तो याद रखिएगा सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो और कोई नहीं, वरुण। अरुण और वरुण है, वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून। चलिए बता ही दिया। चलिए आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है वो कौन है? तो पृथ्वी के निकटतम तो एक ही है, जो कि आप जानते हैं वो है हमारा चंद्रमा, है ना। कौन है? चंद्रमा। चलिए, जो कि उपग्रह है पृथ्वी का। सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध है, सूर्य के समीप वही तो है, बुध है। 40वां प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल। 41, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो और कौन लगाएगा? बृहस्पति होंगे। अपने धुरी की बात हो रही है तो बृहस्पति करेगा ना, क्योंकि बड़ा है तो कम समय में चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर का बताइए, एक उपग्रह में
बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है, तो सिंपल काला प्रतीत होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर बताइए, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है, तो सीरियस तारा है। क्या है? सीरियस तारा जो है या देखिए चमकीला है। 45 क्वेश्चन नंबर, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, मतलब रिंग होते हैं, वलय मतलब रिंग होते हैं, तो किसके होंगे? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 45 का शनि। 46 है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी, ठीक है, वो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। चलिए 47 बताइए, अब सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? बी दोनों आंसर बी ही होगा। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर बताइए, भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणीय दूरी की युक्त बिंदु कहलाती है। तो अब बताइए कौन सा कहलाएगा? तो देशांतर कराएगा, जो कि 48 का आंसर जो देंगे ए होगा। 49, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ है पता है? ऐसे अगर आंसर होता तो हम लगा देते लंदन, इंग्लैंड, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यूनाइटेड किंगडम तो है ना ऑप्शन में। चलिए ये सही होगा, ठीक है। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाए गए या बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? ये बहुत बार पढ़े, इसे समोच्च जो है समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश नाम दे दिया यहाँ पे, तो आप कंटूर्स कर सकते हैं, कंटूर्स कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही है। और लीजिए ये खत्म हो गए, और आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दो ही आएगा आज, जो कि आपका एनसीईआरटी का आएगा, जो कि 1857 का क्रांति आएगा, और एक आएगा आपका जो कि अधातु आएगा केमिस्ट्री का। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।